हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूं जो कि प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर है गुप्त साम्राज्य। और हमने इससे पहले मौर्य साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के यवन राज्यों हमने पढ़ा दिया है। ठीक, तो इससे पहले हमारी 8 वीडियोस बन चुकी हैं। ये हमारी 9वीं वीडियो है, यानी कि ये पार्ट 9 है। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लेना। यह हमारी सीरीज इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। और मैं आपको बता दूं, मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से ऐसे समझ लो जैसे ये क्वेश्चन आपके नोट्स हैं। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन वीडियोस को देख लो और आपका कोई भी एग्जाम आसानी से पास हो जाएगा। अगर आप प्राचीन इतिहास की मेरी ये सीरीज देखते हैं तो इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं प्राचीन इतिहास में से। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो हुआ था 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। ठीक, और बात की जाए गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक वो था श्रीगुप्त, जिसका टाइम पीरियड था 240 से 280 ईस्वी तक। ठीक, तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का संस्थापक तो वो है श्रीगुप्त। ठीक, नेक्स्ट श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी तो वो था घटोत्कच। ठीक, और गुप्त वंश का प्रमुख महान सम्राट कौन था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो था हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही समझते हैं। ठीक, तो वो श्रीगुप्त है, इसे ध्यान रखना। ठीक, और वास्तविक संस्थापक माना जाता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक, इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। नेक्स्ट, गुप्त वंश को किसने क्या बताया? ठीक, इसे भी ध्यान रख लो। काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्त वंश को जाट बताया था, और राय चौधरी ने ब्राह्मण बताया था, और गौरी शंकर ओझा ने क्षत्रिय बताया था, और एलन एवं अल्टेयर ने वैश्य बताया था गुप्त वंश को। ठीक, नेक्स्ट, गुप्त संवत कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखना। ठीक, इससे पहले मैंने आपको विक्रम संवत और शक संवत भी बता दिया है। ठीक, तो ये है गुप्त संवत। तो गुप्त संवत का जो टाइम पीरियड है वो है 319 या 320। तो बात की जाए ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, तभी से यह नया संवत शुरू हुआ। ठीक, जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने 320 ईस्वी में राजगद्दी पर राजरोहण किया था। ठीक, तो तभी से यह गुप्त संवत स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक, तो दोस्तों वो था समुद्रगुप्त, इसे भी ध्यान रखना। ठीक, जो कि संगीत का प्रेमी था। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संगीत का प्रेमी कौन था, तो वो था समुद्रगुप्त। बात की जाए ये हमें कैसे पता चलता है कि ये संगीत का प्रेमी था? ठीक, जो इसकी मुद्राएं थी उन पर समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए चित्र है, इसी के अनुसार पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और बात की जाए किस लिए कहा जाता है, ठीक, तो इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया, इसलिए ही इसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ठीक, और इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में बनता है कि कविराज किसे राजा को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक, और इनका एक राज दरबारी था जो कि बहुत ही फेमस था। ठीक, तो वो था हरिसेन, इसे भी ध्यान रखना। हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक, तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, और इसके शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फायन आया था। ठीक, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि चीनी यात्री जो फायन था वो किसके शासनकाल में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक, तो ये पहला चीनी यात्री था, इसे भी ध्यान रखना। और इसी के शासनकाल में चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे। ठीक, इसे भी ध्यान रखना, चांदी के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक, और इसकी कुछ उपाधि हैं, उन्हें भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ये उपाधि किसकी है, तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि है। ठीक, और परम भागवत और शक विजेता। ठीक, शक विजेता किस लिए कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को? क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक, तो वो था कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक, तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त सेकंड है, ठीक, तो वो समुद्रगुप्त के ही बेटे थे, और समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक रामगुप्त था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, तो रामगुप्त ने सिर्फ 5 साल तक शासन किया था और उसके बाद चंद्रगुप्त ने ही किया था। ठीक, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
ठीक, तो वो कुमार गुप्त ने ही की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमार गुप्त ने। ठीक, और इसके ही शासनकाल में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए। ठीक, तो इसे भी ध्यान रखना, सर्वाधिक अभिलेख किसके शासनकाल में लिखे गए, कुमार गुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक, तो वो था स्कंद गुप्त, इसे ध्यान रखना, स्कंद गुप्त। ठीक, और हुड़ों का आक्रमण इसके शासनकाल में ही हुआ। ठीक, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। ठीक, तो वो हुआ था स्कंद गुप्त के शासनकाल में। ठीक, और हुड़ों का जो प्रमुख था वो था मिहिर कुल। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मिहिर कुल कौन था, तो वो एक हुड़ था। तो दोस्तों मैं कुछ बता दूं कि जो चंद्रगुप्त हमारे सेकंड थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, उनके शासनकाल में उनके राज्य में 9 विद्वान रहते थे। ठीक, 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिन्हें नवरत्न कहते थे, और उन्हीं में से ही कुछ प्रमुख थे, जैसे एक तो था कालिदास और एक था वारा मिहिर, जिन्हें खगोल विज्ञानी भी कहते हैं। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया, पुनरुद्धार का मतलब है यानी कि पुनः निर्माण किसने किया। ठीक, तो वो क्या था, स्कंद गुप्त ने। और बात की जाए उनके गवर्नर थे पर्णदत्त। ठीक, क्योंकि ये खुद तो करेंगे नहीं, तो ये काम जो सौंपा गया था वो सौंपा गया था पर्णदत्त। और दोस्तों मैं सुदर्शन झील के बारे में कुछ और बता देता हूँ। ठीक, तो जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य ने किया था ये निर्माण। ठीक, और उसके बाद पुनः निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। और अशोक का जो गवर्नर था वो था उस टाइम तुसास्प। ठीक, और फिर पुनः निर्माण किसने करवाया, रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक, जिसका गवर्नर था सुविशाख। ठीक, और फिर पुनः निर्माण किसने करवाया, स्कंद गुप्त ने, जिसका गवर्नर था पर्णदत्त। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक, तो वो था विष्णुगुप्त तृतीय, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश किस धर्म का अनुयायी था, तो यह एक ऐसा वंश था जो कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि ये सब विष्णु की पूजा करते थे। तो दोस्तों एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो वो विष्णु का उपासक था, इसे भी ध्यान रखना, क्योंकि यह गुप्त वंश जो था वो वैष्णव धर्म का ही अनुयायी था। नेक्स्ट, गुप्त वंश की राजकीय भाषा क्या थी, तो वो थी संस्कृत। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्वर्ण युग है भारतीय इतिहास का वो गुप्त काल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त राजाओं ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। तो दोस्तों इसे भी ध्यान रखना कि गुप्त जो राजा थे उन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की, यानी कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाए, गुप्त राजाओं ने। ठीक, और जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया है, सोने के सिक्के को क्या कहा गया है, दिनार। तो दोस्तों बात की जाए कि सोने के सिक्के सबसे पहले चलवाए किसने थे, तो वो हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। और बात की जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो वो चलवाए थे कुषाण वंश के शासकों ने। और बात की जाए कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलवाए, तो वो चलवाए थे गुप्त वंश के शासकों ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं संगम काल की। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर लेकिन कभी कभार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करते हैं संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्या का विवरण प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो संगम काल था उसमें 3 राज्य थे, चोल, चेर तथा पांड्या। ठीक, और बात की जाए संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था, ठीक, तो वो था चोलों का राज्य। और बात की जाए इसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो वो थे करिकाल। ठीक, तो चोलों का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था करिकाल। और बात की जाए सेनगुट्टुवन नामक राजा किस राज्य का था, ठीक, तो वो था चेर राज्य का। और इनकी एक उपाधि थी, वो थी अधिराज। ठीक, नेक्स्ट, पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी, ठीक, तो पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरा। ठीक, मदुरा से ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी, मदुरा। और बात की जाए कि पांड्य राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो था नेंडुजेलियन। ठीक, और नेक्स्ट, संगम काल में समय जानने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता था, वो किया जाता था जल घड़ी का प्रयोग। ठीक, जल घड़ी का प्रयोग। नेक्स्ट, संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे, तो वो मानते थे कौवे को। वो किस लिए मानते थे, वो इसलिए मानते थे क्योंकि कौवा अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। और ये
कौवे को जब ये समुद्री जहाज में जाते थे तब भी ये साथ ले जाते थे, क्योंकि कौवा दिशाओं का ज्ञान भी कराता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में समाधियों के स्थान पर क्या गाड़ने की प्रथा थी? तो वो समाधियों के स्थान पर पत्थर भी गाड़ा करते थे, ठीक। और बाद में इसकी पूजा भी होती थी, ठीक। जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो उनकी पत्थर की मूर्तियां बनवाई जाती थी, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? ठीक, तो वो था मुरुगन, ठीक। और बात की जाए इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था मुर्गा। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपने हमारी ये सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लेना, ठीक। ये वीडियो 9 है, यानी कि ये पार्ट 9 है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।